वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और मैं तो अच्छा ही रहता हूँ कभी कभार, है ना। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने समूह 15 के तत्व को कंप्लीट करा रखी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और आज का जो टॉपिक है वो है समूह 16 के तत्व, अर्थात ऑक्सीजन परिवार। पहले हम लोग नाइट्रोजन परिवार पढ़े थे और उनके बहुत सारे यौगिक तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे समूह 16 के तत्व। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि समूह 16 के तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। तो निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए ऐसे लिखा होगा तो आपको गुण भी दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखे, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर लिखे, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर लिखिए। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे गुण होंगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि समूह 16 के किन्हीं दो तत्वों, दो गुणों की व्याख्या कीजिए, तो आपको अपने हिसाब से गुण की व्याख्या करना है। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर में किस तरह से आता है ना। तो क्लियर, शुरू करते हैं हम लोग समूह 16 के तत्वों के गुणों की व्याख्या। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि हमारे पास ऑक्सीजन परिवार में कौन आता है। ये समूह 16 है ना, 15 तो क्लियर हो गया। तो समूह 16 में आता है पहले नंबर में ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आपका सल्फर, उसका आता है आपका सिलीनियम, उसका आता है टेल्यूरियम, है ना, टेल्यूरियम, और आता है पोलेनियम। तो इतने तत्वों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका कौन सा परिवार है? ऑक्सीजन परिवार है, मतलब ऑक्सीजन के नीचे आ जाता है। अच्छा, ये लेफ्ट से राइट नहीं जा रहा है ना, याद रखिएगा। ऑक्सीजन से बाद नीचे आता है सल्फर। क्लियर है? सल्फर का सिलीनियम नीचे होते होते जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका समूह 16। अब हम लोग पॉइंट में जाते हैं सीधा। समूह 16 के पहला गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये गुण नहीं है एक्चुअली में, ये नॉर्मल उसके पॉइंट है। गुण के बारे में, भौतिक गुण के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो समूह 16 के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एकदम सिंपल बात है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या हो सकता है ना। तो समूह 16 के, यहाँ पर मैं इसको लिखा नहीं हूँ क्योंकि लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समूह 16 के सभी तत्वों के, जो सभी तत्व है, सभी तत्वों के जो बाह्यतम कोष हैं, कोष है, उस बाह्यतम कोष में समूह 16 के सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए, ऑक्सीजन का 8 होता है ना परमाणु क्रमांक, 8, 2 और 6। तो पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह सब में रहेगा, ठीक है। तो समूह 16 के सभी तत्वों के जो बाह्यतम कोष, उस बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा, केवल 2-3 का बताऊंगा, है ना। अब बात ये आती है कि समूह 16 के सभी तत्व, इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो क्लियर हो गया, है ना। और यहाँ पर ये आती है कि जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसके देखिए इनके केवल क्या आएगा आपके में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए, ठीक है। तो मैं ऑक्सीजन का बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन 8 है ना, और अपने पास सल्फर है, ठीक है। सल्फर अपने पास 16, और सेलेनियम है वो 34 है, और टेल्यूरियम है वो 52 है, 52, ठीक है। और पोलोनियम का आप निकाल लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। हमारा जो मेन पॉइंट शुरू होगा वो ऑक्सीकरण अवस्था शुरू होगा। तो समूह 16 के सही तत्वों के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है? बोर बारीक नियम आप जानते हो, देखिए कि जैसे 8 है तो 2 और 6, क्लियर है, 2 और 6। इसका मैं आप बहु बताऊंगा ना, क्योंकि 11वीं बारी में केवल आप बहु ही चलता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑक्सीजन की क्या है, हमारे पास पॉइंट है 1s², 2s², 2p4, 2, 2, 4, 4, 4, 8, कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप सोचोगे कि बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं भैया, इसको देखिए 2, 2, दूसरा नंबर कोष में 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बोला है, क्लियर है। हाँ, 1s², 2s², 2p4, ठीक है। उसी तरह सल्फर है, तो सल्फर के पास क्या है? 16, तो 2, 8, 6, 10, 10, 6, 16 हो गया। तो ये क्या बनेगा? 1s², 2s², 2p, कितना हुआ? 16 करना है ना, 2p6, 6, 4, 10 हो गया क्या, ठीक है। 2p6 और 3s²,
और 3p4, 6 4 10, 2 12, 4 16। क्लियर, ये हो गया। तो इसके बाद हमको उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 3 3, ये कोस है ना, ये देखिए आर्बिटल नहीं है, एस और पी है वो आर्बिटल है, और ये 3 जो बोल रहा हूँ वो कोस है, कोस, मैं कोस के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 4 2 कितना है, 6। क्लियर। उसी तरह सेलेनियम, सेलेनियम क्या है, 2 8। अब 9वीं 10वीं तो पढ़े होंगे, तीसरा में कितना आता है, 2 8 18 32। तो 18 और 32 तो नहीं, 18 2 20 8 28 हो गया। 28 के बाद कितना बचा, 6 बचा। क्लियर है। तो सेलेनियम को हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसका हो जाएगा आपका 1s², 2s², 2p6, 3s², ये सब आप का नियम है, आप लोग 11वीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। 3s², 3p6 कितना हुआ, 6 4 10 2 12, 12 6 18 हो गया, ठीक है, मतलब आर्गन तक चला गया, है ना। 3p6, उसके बाद 4s², कितना हो गया, 18 19 20 हो गया, है ना। 4s², 3d, इसमें तो 10 आ गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। 3d 10 और 4p कितना आएगा अपने पास, 4, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 3d और 4d को मिलाकर 10 और 14 बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष ये है 4s है और ये 4p है, ठीक है। तो 4 तो कितना हो गया, 6 है, इसके भी 6 है, इसके भी 6 है। क्लियर है। और 52 का तो बहुत लंबा जाएगा, तो 4f बहुत लंबा जाता है, तो इसको मैं भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 8 18 32, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, 32 और ये 8 हो गया, ये 40 42 52 और ये 58 हो गया। रुको, 32 नहीं करना है सीधा अभी, 2 8 8 नहीं 18 2 20 28 हो गया ना। फिर 18 करके देखते हैं, 18 ने 36 46 हो गया, और ओके 6 आया लास्ट में, ओके। इसका तो बहुत लंबा जाने वाला है भैया, है ना। तो कहाँ तक जाते हैं, पहले तो 34 है क्या, 34 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। 4p4 का 34 हो गया ना, ठीक है। तो 4p6 कर देते हैं, 4p6 कर देते हैं, तो क्या हो गया, 34 का 35 36, 2 जुड़ गया ना इसमें, 36, यहाँ तक 36 हो गया, 52 तक ले जाना है, 36। अब 4p के बाद 5s², क्लियर है ना। 34 के बाद 35 36 37 38 हो गया, 38 हो गया। 4d 10 48 हो गया, ठीक है। अब 5p4, तो यहाँ पर 2 4, ओके, यहाँ से कंप्लीट हो गया, है ना। तो कंप्लीट 52 हो गया। और बाह्यतम कोष देखिए तो ये 5s² और 5p4 है, तो 4 2 कितना हो गया, 6। तो इस तरह से इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको अच्छे से अगर आप को नियम पता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप फटाक से निकाल सकते हो, है ना। तो यही क्लियर है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल मत करना कि समूह 16 के जो तत्व हैं, उन तत्वों के जो बाह्यतम कोष होते हैं, उस बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्लियर है। और एक चीज़ और लिखना है, लिख लेना कि सबके बारे में बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन के जो उपांत्य कोष हैं, उप अंतिम कोष, ये हो गया लास्ट कोष के सामने वाला कोष उपांतिम कोष, है ना। जैसे कि ये वाला तीन ऑर्बिटल हो गया, तो ये वाला लास्ट कोष हो गया, उसके सामने वाला क्या है, उपांत्य कोष। ए हो गया, तो इसके सामने वाला अंतिम के सामने वाले को उपांतिम कोष कहते हैं। तो बस वही लिखना है लास्ट, समूह 16 के सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहर से पहले वाले कोष में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गंधक के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अन्य तीनों के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस। और क्या है, देखो इसमें कितना है, ये अंतिम कोष 6 है, 6 के पहले क्या है, 2 है। इसका अंतिम कोष 6 है, 6 के पहले कितना है, 8 है। इसका कितना है, 6 के पहले 18 है, इसके 6 के पहले क्या है, 18 है, बाकी सब में 18 रहेगा। बस इतना डिटेल करना, क्या कि समूह 16 के सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट हो गया। और बाहर से पहले वाले कोष, बाहर से पहले वाला मतलब उपांतिम कोष में ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सल्फर में
सल्फर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने पास सेलेनियम में 18, बाकी सब में 18 लिख दीजिएगा। क्लियर है ना। टेल्यूनियम है और एक क्या नाम है, हाँ पोलोनियम, ठीक है पोलोनियम यहाँ पर। क्लियर है, सबके में 18 रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया ऑक्सीकरण, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था तो आप लोग जानते ही होंगे, 11वीं बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उसके वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हाँ तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था में पहला बात करते हैं हम लोग ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। इस सब के बारे में बात करें ना, ऑक्सीजन देखिए एक चीज़ तो आपको, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा आपको, कौन कौन से तत्व थे हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। क्लियर है, पीओ। इन सब के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करते हैं कि ये क्या ऑक्सीकरण। एक चीज़ तो आप जानते हो कि 11वीं क्लास में कि सामान्य अवस्था में जितने भी तत्व होते हैं वो जीरो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन जब वो यौगिक बनाता है तो +2 +1 -2 -1 ये सब ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है नहीं, ओके। तो ऑक्सीकरण अवस्था अलग है और संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ सेम कंडीशन होती है, बट ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अभी समझते हैं। चलिए, तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ये जो समूह 16 के तत्व हैं, कौन कौन से तत्व ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो समूह 16 के तत्व पोलोनियम 84 को छोड़कर सभी -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका मैं एकदम छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ आपको, देखना। यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना था, 2 और 6 है ना। इसका कितना था, 2 8 6। इसका कितना था, 2 8 18 6। और लास्ट वाले कितना था, 2 8 18 18 6। क्लियर है। तो देखो इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब देखिए पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन, इतना की आवश्यकता होती है। ये तो आप लोग बचपन से जानते होंगे भाई ना। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे में 32। लेकिन यहाँ पर एक नियम और जानते होंगे, 2 8 8 में भी संतुष्ट हो जाए, ये वाला 8 में तो क्लियर है, इसका फिक्स है। 18 वाला 8 में भी संतुष्ट हो सकता है ना। क्यों संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि क्या है हमारे पास फिक्स है, स्टेबल स्थिति है ना। ये वाला भी 2 8, ये 32 वाला वो 18 में भी स्टेबल हो सकता है। ये आप तो बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। या तो हमारे पास इसको 8 करेंगे तो भी अच्छी बात है ना। तो ये अपने स्थिति के आधार पर बदलते रहता है। 2 8 यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन ये 18 को हम लोग 2 8 8 18 32 भी लिख सकते हैं। ये आप समझते होंगे मुझे लगता है ना। और नहीं समझते तो कमेंट करके बताइएगा, इसका मैं पूरा वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 2 8 18 32 ये आपका रियल नियम है ना। पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 18, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। लेकिन ये 8 में संतुष्ट करता है किस स्थिति में, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा, 2 8 8 करेगा, क्या सीधी बात है कि नहीं, है ना। 9 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, या इसमें 8 करने में ज़्यादा अच्छा स्टेबल रहता है तो 8 ही करेगा। और 9 तो नहीं करेगा, क्योंकि क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। या तो इसके पास मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना, तो क्या करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और क्या करने की कोशिश करेगा, 8 कोशिश करने की कोशिश करेगा। ऐसा सब नियम है ना। तो वो छोड़िए अभी। तो ये देखिए इसको 8 करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। ये 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो -2, इसको भी -2, इसको भी -2, इसको भी -2। क्लियर है ना। तो ये जो चारों हैं उसमें आपको इस ट्रिक से समझ आ जाएगा कि क्या कितने अधिकतर ही क्या करेगा, -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं थोड़ा से, पोलोनियम में भी यही स्थिति रहेगी, लास्ट टाइम 6 आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा -2 में दिक्कत आती है, ये याद रखेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ पर 6 नहीं आएगा, उसमें भी 6 आएगा, पोलोनियम में भी 6 आएगा, है ना लास्ट में, लेकिन उसका स्थिति कुछ अलग होती है। क्लियर। चलिए, तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, समूह 16 के सभी तत्व, है ना, समूह 16 के तत्व पोलोनियम को छोड़कर सभी -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन में सॉरी यहाँ पर इसको O2 मत लिखना, आप लोग पूरा हिंदी में लिखना ऑक्सीजन करके, ठीक है। तो ऑक्सीजन में -2 से +2 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात हैं। मतलब ये -2 ही प्रदर्शित करेगा कहीं पास,
कहीं पर +2 भी करेगा। अधिकतर आप लोग सुनते हैं कि हमेशा ऑक्सीजन है -2 प्रदर्शित करता है हर जगह, है ना। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जिसमें आगे मैं बताऊँगा फ्लोरीन के साथ वगैरह बहुत सारे और कुछ सिचुएशन है जहाँ पर वो क्या करेगा +2 भी प्रदर्शित करेगा। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में -2 से +2 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात है ना। और सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम अति धन विद्युतीय तत्वों के साथ S, ये 2 बार लिखा है मतलब क्या है, ये -2 है, ये Se -2 है, Te -2 है ये, ठीक है। आयन में -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये सब बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो -2 से +2 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात है, लेकिन क्या होता है कि सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम अति धन विद्युतीय तत्वों के साथ ये क्या करता है कि S -2 आयन में मतलब आयन प्रदर्शित करता है, -2 आयन प्रदर्शित करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित यहाँ पर क्लियर हो गया कि -2 से +2 तक, तो बाकी सब क्या करता है अपने पास -2 प्रदर्शित करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने पोलोनियम को ऐड नहीं करी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। ऋणात्मक तो मैंने बता दिया, ऑक्सीजन है, ये सब है, क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग धनात्मक में। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन केवल OF2 में बताया था ना, OF2 इस सिचुएशन देखिएगा, फ्लोरीन है माइनस आयन वाले हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बताया था थोड़ा से, फ्लोरीन है -1 वाले हैं, तो 2 फ्लोरीन है मतलब -2, और ऑक्सीजन है वो भी -2 वाले हैं, और फ्लोरीन है वो भी -2 वाले हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये +2 वाले हैं और ये -2 वाले प्रदर्शित करेगा, ठीक, इस सिचुएशन में, है ना। तो ऑक्सीजन केवल OF2 में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन के उच्च ऋण विद्युता तथा संयोजी कोश में रिक्त कक्षक की उपस्थिति के कारण +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त नहीं कर सकते। अनुपस्थिति ना, उपस्थिति बोल दिया होंगे तो अनुपस्थिति, मतलब इसके पास रिक्त कक्षक की अनुपस्थिति का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग। यहाँ तो आपको समझ आ गया, ऑक्सीजन केवल OF2 में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ये तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता साझक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण को बोलते हैं ऋण विद्युता, है ना। तो ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋण विद्युता तथा संयोजिक कोश में रिक्त कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, यहाँ पर अनुपस्थिति कैसे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6, पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 1 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s², 2s², 2p4, 4 4 8 हो गया, क्लियर है। 4 2 6, 6 2 8, है ना। तो 2p, अब हमारे पास पहले कोश में क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है, दूसरे कोश में sp होता है ना, और तीसरे कोश में होता है sp_d होता है, और चौथे कोश में क्या होता है, sp_df होता है। तो हमारे पास कितने कोश है, ये 1 पहला कोश, ये 2 दूसरा कोश, ये 2 दूसरा ही कोश है ना, 2 2 लिखा मतलब दूसरा कोश है, ठीक है। तो दूसरे कोश में कितने कितने कक्षक होते हैं, sp बस होते हैं, क्या है, sp बस होते हैं, ठीक है। और तीसरे में जाता है तो क्या है, sp_d। अब बाकी जो तत्व है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलियम है, ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा 2p6 से होते हुए जाएगा और 3s में शुरू हो जाएगा, 3s और 3p में जाएगा, ठीक है। तो 3 वाले में देखिए, 1 वाले में पहले कोश में s है, s ऑर्बिटल है, दूसरे कोश में sp ऑर्बिटल है, ठीक है, और तीसरे कोश में sp_d है, d है, ठीक है ना। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन के में d कोश नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी शब्द में क्या है, डी कोश है। तो यही बताया जा रहा है आपको कि ऑक्सीजन के संयोजी कोश में रिक्त कक्षक की अनुपस्थिति, इसके संयोजी कोश में रिक्त कक्षक और नहीं है, केवल sp तक ही सीमित है, डी नहीं गया है ना। और अनुपस्थिति के कारण +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त नहीं कर सकता। अगर डी उपस्थित होता तो जो उसका जो ऑर्बिटल, जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में ट्रांसफर होता, और डी कक्षक में ट्रांसफर होता, उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होते जाता, बढ़ते जाता है, ठीक है ना। यह तो वहाँ पर लेने की क्षमता होती तो घटते जाता,
ओके, तो संयोजी कोष में रिक्त कक्षा की अनुपस्थिति के कारण +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आता है कि वर्ग के अन्य तत्व, यहाँ पर लिखना कि वर्ग के अन्य तत्व +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। वर्ग के अन्य तत्व +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्लियर है ना। वर्ग में नीचे की ओर, नीचे जब जाते जाएंगे तो ठीक है, वर्ग में नीचे की ओर +6 ऑक्सीकरण का स्थायित्व घटता है तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। मतलब नीचे जाते जाएंगे तो +6 से नीचे होते होते जाएगा और ये +6 से ये +4 +2, मतलब +4 की तरफ क्या होता है, स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, और +6 ऑक्सीकरण स्थायित्व क्या होता है, घटता है। मतलब ऊपर जाएंगे तब +6 ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ता जाएगा। क्लियर है। इसको बार बार रिपीट करके सुनिएगा ज़्यादा क्लियर करने के लिए। चलिए, तो आगे का जो पॉइंट आता है वो है आयनन ऊर्जा, है ना। लेकिन इसको मैं ले रहा हूँ किसके रूप में, भौतिक गुण के रूप में। अगर आपके पास पॉइंट ये आता है कि समूह 16 के तत्वों के भौतिक गुणों की व्याख्या करिए, तो यहाँ पॉइंट ये जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉइंट में दिया रहेगा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझिए, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर समझिए, या आएगा क्वेश्चन आयनन ऊर्जा के आधार पर समझिए, ऋण विद्युतता के आधार पर समझिए, या तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के आधार पर समझिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। तो हम लोग अभी इसको भौतिक गुण भी कह सकते हैं, और वो तीसरा नंबर का जो पॉइंट है उसको कह सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर रखी है, तीसरा पॉइंट है कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और भौतिक गुण आएगा तो भौतिक गुण में भी लिख देना उसको। क्लियर, वो सब ना लिखकर इस सब को लिखेंगे भौतिक गुण में। क्लियर है। तो पिछले वाले को हम लोग पॉइंट दे रहेगा तब लिखेंगे, और भौतिक गुण बोला जाएगा तो ये सब लिखेंगे। भौतिक गुण मैंने बहुत सारे आपको करानी है, जैसे कि धात्विक गुण है, भौतिक अवस्था है, घनत्व है, गलनांक, पथनांक है, ये सब है ना। लेकिन जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक को मैं पहले क्लियर करता हूँ, तीनों टॉपिक को, है ना। उसके बाद मैं छोटी छोटी बातों करूँगा, ठीक है, भौतिक गुणों के अंतर्गत, है ना। तो भौतिक गुण में पहला आता है आपका आयनन ऊर्जा। कौन आता है, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा का परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, तभी मैं छोटा सा आयनन ऊर्जा का परिभाषा दे देता हूँ कि किसी भी गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु है, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन है, बंध उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ये परिभाषा आप 10वीं में पढ़े होंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि समूह 16 के जो तत्व है उसकी आयनन ऊर्जा कैसा होते हैं, ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, क्लियर करते हैं ना। तो समूह 16 के प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा भी होता है, आपको पता है ना, पहला बार निकला तो प्रथम आयनन ऊर्जा ऐसा है, ठीक है ना। तो समूह 16 के प्रथम आयनन ऊर्जा, देखो समूह 16 में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये तो आप जानते हो, टेल्यूरियम, है ना। और एक आता है पोलोनियम बोलते हैं इसको। क्लियर है। समूह 16 हो गया। और समूह 15 में कौन होता है, समूह 15 में होता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और एंटीमनी के बाद होता है आपका बिस्मथ बोलते हैं इसको। ओके, हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। तो ये समूह 15 के हैं, ये समूह 16 के हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि समूह 16 के प्रथम आयनन ऊर्जा 15वें समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा से कम होता है। क्यों कम होता है, क्वेश्चन ये आता है थोड़ा से, माया क्यों कम होता है ऐसा बोलेंगे, है ना। अब इसका मुख्य कारण मैं आप आगे बता रहा हूँ कि समूह 16 के आयनन ऊर्जा है 15 समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा से कम होता है, क्योंकि समूह 16 के तत्वों के, समूह जो 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समूह 15वें के तुलना में कम स्थायी होते हैं। चलिए अब कैसे कम स्थायी, दोनों का तुलना करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है ना, और ऑक्सीजन का क्या है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s², 2s², 2p,
3। ओके, 1s², 2s², 2p4, ये देख लीजिए। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस जगह को आप समझिएगा कि किसी का p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, d ऑर्बिटल में 10, s में 2 और f में 14। अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है पूरा पूरा, इसमें तो 3 भरा हुआ है, इसमें 4 भरा हुआ है, ठीक है। अगर पूरा पूरा 6 भरा हुआ है तो ज़्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा। अगर डी ब्लॉक में अगर 10 भरा हुआ है तो ज़्यादा स्थायी होगा। एस ब्लॉक में 2 भरा तो एक भरा होगा तो कम स्थायी रहेगा, ये ठीक है ना। और एफ ब्लॉक में 14 है तो ज़्यादा स्थायी रहेगा। चलो, अब इसी में डाल देता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें डाल देता हूँ मैं 5, इसमें मैं 1, इसमें क्या 7। क्या समझ रहे हो, मैं पूरा पूरा आधा कर रहा हूँ सबका, इनका आधा, तो ये भी बहुत ही स्पेशल स्थायी रहेगा, ये याद रखेगा आप बात। अगर मैं इसी में डाल देता हूँ 4, या डाल देता हूँ 5 बीच का जी, तो ये स्थायी नहीं रहेगा। ओके, तो ये 3 में ज़्यादा स्थायी रहेगा, ये 10 में स्थायी रहेगा, 5 में स्थायी रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा स्थायी तो 10 में ही रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। 10 में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन इसमें भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब ये आपको समझ आ रहा है कि मतलब ये अर्धपूरित में आ जाए, पूर्ण पूरित में स्थायी रहेगा लेकिन अर्धपूरित में भी स्थायी रहेगा, जबकि इसमें 5 में स्थायी नहीं रहेगा, ये 4 में स्थायी नहीं रहेगा। यही कारण है, देखिए समझिएगा ध्यान से, कि समूह 16 के आयनन ऊर्जा है 15 समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा से कम होता है, क्योंकि समूह 16 के तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, समूह 16 के जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वह समूह 15 के तुलना में कम स्थायी होता है। क्यों, अभी बताया ना मैंने कि इसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके में 3 है, तो इस p में कितना चाहिए रहता है 6, p में कितना चाहिए रहता है 6 की जगह कितना है इसके पास 4 है, इसके पास कितना है 3 है, तो 3 वाला ज़्यादा स्थायी रहेगा, क्या है कि नहीं। तो समूह 15 के तुलना में कम स्थायी होते हैं, कौन सा, समूह 16 के तत्व। इसका मुख्य कारण समूह 15 के तत्व अर्धपूरित कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी होते हैं। इसका मुख्य कारण समूह 15 के तत्व अर्धपूरित कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी होते हैं, है ना। अतः इनके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए, समूह 16 के, मैंने आपको बताया था ये कोई परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वही ऊर्जा कौन सा ऊर्जा कहलाएगा, आयनन ऊर्जा कहलाएगा। चलिए देखिए ना, अब समूह 15 ज़्यादा स्थायी हम आ जाए, समूह 15 क्या है, ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा सॉलिड है ना, और सॉलिड चीज़ से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्या बात समझ आ रही है मेरी, कि ये ज़्यादा सॉलिड है, समूह 15 ज़्यादा सॉलिड है, और सॉलिड चीज़ों से अपने को इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो उसके लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए समूह 15 के आयनन ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। अब समूह 16 में चलते हैं, समूह 16 में चलते हैं, तो इसके पास 4 है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये 3 में स्थायी बनाएगा। मैंने बताया था 3 में ज़्यादा स्थायी होता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब फटाक से दे लेगा। समझ आ रहा है बात मेरी। तो यह है, इस यहाँ पर क्या होता है कि अतः इसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसके, 15वें कोष में, है ना। आवर्त सारणी में समूह 16 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या है, घटती जाती है ना। क्यों घट जाती है, ये एक एक वर्ड को समझना है। आवर्त सारणी में समूह 16 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है बोल रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा तो उससे कम रहेगा, सल्फर का उससे और कम रहेगा, सेलेनियम का। क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में दो कोष रहेंगे, और 2 कोष में नाभिक से यहाँ बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, उसकी दूरी कम रहेगी और ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब नीचे जाते हैं तो अब ये नाभिक अपने ओर आकर्षित किया है ना इलेक्ट्रॉन को, है ना, वास्तव में ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ेगा तो नहीं, और ये और कोष बढ़ता जा रहा है, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, कोष बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर कोष है और यहाँ से नाभिक की दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा दूरी में ज़्यादा क्रिया नहीं हो पाएगी, मतलब कहा जाए खींच नहीं पाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर फटाक से निकाल लेंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग का आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है ना। और एक और यहाँ पर कक्षक में आए थे हम आ जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दूरी और नाभिक की दूरी फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर आगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो तत्व आएगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ गई मतलब
नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी भी बढ़ गई। अब इसको फटाक से निकालेंगे तो आयन ऊर्जा के मान कम आयन ऊर्जा में निकल जाएगा ये, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से नोट भी क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आ गया था आपका ऋण विद्युता। कुछ चीज़ में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। ऋण विद्युता में होता क्या है देखिए, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, आपको पॉइंट में क्या आएगा कि समूह 16 के तत्वों के निम्नलिखित गुणों के आधार पर व्याख्या कीजिए। एग्जाम्पल के लिए दे दिया ऋण विद्युता या विद्युत ऋणता, इसी को ही बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो समूह 16 के तत्वों की, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ऋण विद्युता है क्या, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है देखिए। एक और आएगा जिसको मैं अभी लिख नहीं पाया हूँ, उसका नाम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन बंधुता अलग है और ऋण विद्युता अलग है ना। तो ऋण विद्युता का मतलब क्या होता है कि मान लो जाए किसी यौगिक के अणु, ये यौगिक के अणु है, मतलब ये तत्व है, तत्व मिलकर क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बॉन्ड बनाकर जुड़ेगा। और बॉन्ड में क्या रहेगा, यहाँ पर देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड का जुड़ा है। तो ये कार्बन और ये कार्बन या ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये तो आपको पता है ना। तो किसी यहाँ पर यौगिक बना है ना, तो किसी यौगिक के अणु हैं, उसके जो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु या कार्बन के परमाणु, है ना, उसके परमाणु के द्वारा या किसी यौगिक के किसी तत्व के परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मक को आकर्षित करने का जो गुण होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणता। तो इसका विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो साझे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इसका विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो साझे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। ऋण विद्युता का मतलब समझे ना, कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मक को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि मान लो जाए ये सोडियम है, क्लोरीन है, तो मान ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है सोडियम, तो क्लोरीन में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या है, माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन सा चार्ज कहलाता है, प्लस चार्ज कहलाता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें माइनस चार्ज आएगी, और माइनस चार्ज आएगी तो इसमें ऊर्जा निकलेगी, और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग ऋण विद्युता के बारे में बात करते हैं। मैं छोटी छोटी बात में पूरा अंदर क्यों घुस जाता हूँ, क्योंकि आपको एकदम कंप्लीट समझ आ जाएगा, है ना, कि क्या होने वाला है। तो ऋण विद्युता, तो समूह 16 के तत्वों की ऋण विद्युता उच्च होती है। 16 के ऋण विद्युता उच्च होती है क्योंकि आप जानते हो -2 कौन बनाता है, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका परमाणु आकार छोटा होता है। फ्लोरीन के बाद, है ना, ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन के बाद आवर्त सारणी का दूसरा सर्वाधिक विद्युत ऋण तत्व है ना। सॉरी, फ्लोरीन के बाद कौन, ऑक्सीजन, -2। फ्लोरीन क्या है, -1, आपको पता है ना, ठीक है। क्लोरीन भी -1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ आप किसके देखे होंगे, ऑक्सीजन को विद्युत ऋणी कहते हैं। क्लियर है। तो समूह 16 के जो तत्व है उसकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, तो क्लियर है ना, क्योंकि इसका परमाणु क्या होता है, छोटा होता है। ऑक्सीजन का सबसे छोटा होता है, मैंने बताया ना शुरू में, है ना। अब फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आवर्त सारणी का दूसरा सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्लियर है। अब थोड़ा तीसरा नंबर का पॉइंट है, थोड़ा सा दिक्कत ना हो इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। चलिए पॉइंट में आ जाते हैं। हमारा पॉइंट, तीसरा नंबर का पॉइंट का नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता देखते हैं ना। तो देखो, ऋण विद्युता में क्या बताया मैंने कि समूह 16 तत्वों की ऋण विद्युता उच्च होती है ना, ऋण विद्युता ना। और देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है कि इस वर्ग के अर्थात समूह 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब होता है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर
परमाणु में अगर देखिए ये पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आ रहा है ना, भाई है, भाई बंधु, ठीक है ना, बात समझ रही है। इलेक्ट्रॉन आएगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बंधुत्व प्रदर्शित करेगा, है ना, एक खींचेगा, आएगा तो इसमें कौन सा आयन आएगा, माइनस आयन आएगा और ऊर्जा निकलेगी, और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस आयन चार्ज होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किस जगह कम होता है, किस जगह बढ़ता है, समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होती है। चलो, ऑक्सीजन और हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूनियम, पोलोनियम, ये सब है क्या। तो ये बोला जा रहा है कि इस तत्वों के इस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होती है। तो देखिए, थोड़ा अधिक होती है अच्छी बात है, लेकिन ऑक्सीजन का कम होता है, मैं क्यों बताता हूँ, है ना। इस वर्ग के तत्वों की इस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होती है। सल्फर से, देखिए, सल्फर से पोलोनियम की ओर जाने पर इसका मान क्रमशः घटता है। तो देखिए, सल्फर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता रहेगी, खींचने की कोशिश करेगा, माइनस का चार्ज बनाएगा, ऊर्जा निकलेगी, है ना। सेलेनियम में उससे कम होती जाएगा, टेलिनियम में उससे और कम, पोलोनियम में उससे और कम, लेकिन सबसे कम ऑक्सीजन का होता है। क्यों, देखिए ध्यान से, सल्फर से पोलोनियम की ओर जाने पर इसका मान क्रमशः घटता है, ये अच्छी बात है ना। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ही कम होती है, क्यों, अब समझिएगा। बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला कोष में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, दूसरे कोष में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिया, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। और इसका क्या है, आकार छोटा है, मतलब ये एकदम सॉलिड है, सॉलिड बोले तो ये नाभिक के प्रतिकर्षण अधिक आकर्षण बना रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा। तो यहाँ पर बनेगा पूरा इलेक्ट्रॉनों का मेघ बनेगा, मेघ, ठीक है। तो आगे क्या होगा समझिएगा कि सल्फर से पोलोनियम की ओर जाने पर इसका मान क्रमशः घटता जाता है, ये तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, पहली बात है ना। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एस तथा पी कक्षक में रहते हैं। देखिए, ये पहला वाला एस कक्षक है, दूसरा एस को ये के कोष है, ये एल कोष है, ये तो आप जानते हो KLMN होता है ना। तो के कोष में क्या होता है, एस कक्षक, इसमें क्या होता है, SP कक्षक। तो SP कक्षक दो, यहाँ पर S 2 S है अपने पास, और एक क्या है अपने पास है P। ये तो आप चलो बना ही देता हूँ, 1s², 2s², 2p 4, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ है, S कक्षक में भी है और क्या है, P कक्षक में। तो यही बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है S तथा P कक्षक में रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन मेघ बनाते हैं। चलो, यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन मेघ बना दिया, बादल के समान संरचना बना दिया, इलेक्ट्रॉन मेघ बना दिया, ठीक है ना। यह इलेक्ट्रॉन मेघ नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको क्या करता है, प्रतिकर्षण कर देता है। ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन मेघ बना हुआ है, मेघ, है ना, मेघा नहीं ना, अपनी मेघा अलग है ना, ठीक है। तो क्यूट बच्ची बहुत है ना। तो मेघ नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। अब प्रतिकर्षित करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो माइनस चार्ज बनेगा नहीं, ऊर्जा निकलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके पास 5 पॉइंट क्लियर कर रखी है मैंने। इस 5 पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, यही से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये कुछ और मैं बता देता हूँ थोड़ा से भौतिक अवस्था के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। भौतिक अवस्था है ना, ये हमारा पहला पॉइंट है ना। धात्विक गुण है ना, धात्विक गुण बढ़ता है। चौथा, पांचवा, छठवा घनत्व पढ़ लीजिएगा। सातवां गलनांक, क्वथनांक पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सब अपरूपता पढ़ लीजिएगा। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट उसको बताया है, क्योंकि हर चीज़ को बताना क्लियर संभव नहीं है वीडियो में, ठीक है। तो ये जो मैंने उसको मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं।